काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। जिसके जीवन में जितने दुख होते हैं वो उतना ही सबल होकर यानी मजबूत होकर सुख की यात्रा पर जरूर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास करके हमारी ऊर्जा को जगाता है। एक कहावत भी है, जितने दिन जेठ तपता है उतने ही दिन सावन भी बरसता है। जेठ में जितने दिन पुरवाई चलती है, हवा ठंडी हो जाती है, उतने ही दिन सावन में धूल उड़ती है। ठीक कहा प्रीति, जेठ नहीं तपेगा तो सावन भी नहीं बरसेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर गर्मी कष्टदायक है तो वर्षा आनंददायक। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में भी सटीक बैठती है। ज्येष्ठ कष्ट का प्रतीक है तो सावन आनंद का प्रतीक है, लेकिन एक के बिना दूसरे की प्राप्ति संभव नहीं है। इसी प्रकार दुख के बिना सुख का अनुभव भी असंभव है। यानी चाहे हम मौसम की बात करें या प्रकृति से जुड़ी तमाम चीजें, वो भी हमें इसका संकेत देती दिखाई देती हैं। व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भाव या ऊर्जा की जो मौजूदगी है, उपस्थिति है, वो जरूरी है। मृत्यु, अंधकार, विषमता, विरह, अपमान जैसी चीजें हैं, उनके उपस्थित होने पर ही हमें अपनी जिंदगी में अमरता, प्रकाश, अनुकूलता, मान सम्मान के भाव की अनुभूति की जा सकती है। इसी तरह अगर दुख नहीं आएगा तो सुख भी नहीं आएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, और जो अगर मान लीजिए दुख का समय चल भी रहा है तो जो सुख की उम्मीद है उसे जरूर देखिए, वो आगे आने वाले समय में जरूर प्रकाशमान होगी। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब। आज शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के पंढरपुर में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कई सड़कों की आधारशिला रखेंगे। ये समारोह वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री 223 किलोमीटर से अधिक लंबी निर्मित या अपग्रेड सड़क परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनकी लागत 1180 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये सड़कें विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग को पंढरपुर से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी किसी परिवार के इर्द गिर्द नहीं है। उसकी मान्यताएं सेवा, संकल्प और समर्पण हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में शीर्ष स्तर पर इसलिए पहुंची है क्योंकि वो हमेशा आम आदमी से जुड़ी रही है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद किसानों के सराहनीय योगदान से देश में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक विकास हुआ है। उपराष्ट्रपति पूर्वी चंपारण जिले के पीपरा कोठी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बागवानी और वानिकी महाविद्यालय के परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह का उद्घाटन कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय कृषि को सतत और लाभदायक बनाने के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि के तौर तरीकों में बदलाव लाकर कम क्षेत्र में भी ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र सेवाओं के कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 वर्ष पहले 1 रैंक 1 पेंशन की लंबे समय से की जा रही मांग पूरा करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। रक्षा मंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों में सशस्त्र सेनाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि एनटीपीसी विशेष कंपनी है और देश में सबसे बड़ी ऊर्जा आपूर्तिकर्ता भी है, जो विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने एनटीपीसी के 47वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एनटीपीसी को राष्ट्रीय कंपनी से अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनने की ओर बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एनटीपीसी के संयंत्रों को उत्पादकता, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, राजभाषा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, CSR और सामुदायिक विकास और परियोजना प्रबंधन में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार भी प्रदान किया। इस अवसर पर श्रम कौशल पोर्टल का लोकार्पण भी किया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी टीके की 108 करोड़ 21 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। देश में अब तक कुल 3 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.24% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं राज्यवार खबरों। एशिया के सबसे बड़े नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर में 29,500 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सहमति जता दी है। जल्द ही कार्यक्रम का आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन और प्राधिकरण कार्यक्रम के भव्य आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बड़ी योजनाओं में शुमार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनने वाले एयरपोर्ट का निर्माण स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG कर रही है। एयरपोर्ट के पहले चरण में 1334 हेक्टेयर में काम होगा। पहले चरण की शुरुआत एक रनवे के साथ होगी। निर्माण कंपनी को भूमि सौंप दी गई है। कंपनी ने एयरपोर्ट की भूमि पर समतलीकरण और 4 दीवारी का काम शुरू कर दिया है। पहले चरण के लिए जिला प्रशासन ने 6 गांव की जमीन अधिकृत की है। इसमें रनहेरा, रोही, पारोही, दयानंदपुर, किशोरपुर और बनवारीवास गांव हैं जो शामिल हैं। जमीन अधिग्रहण नए कानून के तहत किया गया है। श्रीनगर के खानियार इलाके में रविवार को एक आतंकवादी हमले में एक पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। गोली लगने के बाद पुलिस अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने इलाके को घेरकर आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 1:35 के आसपास आतंकवादियों ने खानियार में एक पुलिस नाका पार्टी पर गोलीबारी की, जिसमें खानियार पुलिस थाने के जो अधिकारी हैं वो जख्मी हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाश जारी है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई का अभियान तेज कर दिया है। इससे बौखलाए आतंकी ग्रेनेड फेंककर और अचानक गोलीबारी करके भागने की रणनीति अपना रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में दिवाली के तीसरे दिन रविवार को भी प्रदूषण को लेकर स्थिति गंभीर बनी रही। दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 428 रहा। गाजियाबाद में देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। एक दिन पहले ये देश के प्रदूषित शहरों में पहले नंबर पर था। रविवार को हरियाणा के जींद को खतरनाक
हवा के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है। सफर इंडिया के मुताबिक अभी 2 दिन राहत के आसार नहीं हैं। दिल्ली में शनिवार से 24 घंटे में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक में 9 अंकों की कमी के साथ AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दूसरी तरफ NCR के फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण की स्थिति में मामूली सुधार के बाद ये बेहतर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता गंभीर से लेकर बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। रविवार को पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की 4189 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो प्रदूषण बढ़ने का कारण मानी जा रही हैं। दिल्ली के प्रदूषण में इसका 48% हिस्सा रहा है। इस सीजन में पराली के प्रदूषण का सबसे अधिक हिस्सा है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलने वाली तेज हवाओं के कारण पराली का धुआं तेजी से दिल्ली की हवा में घुलकर इसे जहरीला बना रहा है। PM10 बेहद खराब और PM2.5 गंभीर श्रेणी में, और शनिवार से 24 घंटे में हवा में PM10 का स्तर 423 और PM2.5 का स्तर 282 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा है। PM10 का स्तर बहुत खराब और PM2.5 का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का AQI 437 था। NCR के 2 शहरों में हवा को लेकर स्थिति में हल्का सुधार हुआ है। फरीदाबाद का AQI 372 और ग्रेटर नोएडा का 365 रहा। माना जा रहा है कि प्रदूषण में पराली का हिस्सा 48% है। आज से नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद हैं। छठ पूजा का विशेष महत्व है और मान्यता है कि छठ पूजा का व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को छठ पूजा करने की सलाह दी थी। तभी से महिलाएं ये व्रत कर रही हैं। छठ पूजा का त्योहार 4 दिनों तक चलता है और महिलाएं 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं, जो 4 चरणों में संपन्न होता है। छठ पूजा का पहला चरण होता है नहाय खाए, जो कि आज से शुरू हो गया है। 8 नवंबर से शुरू होने वाला ये महापर्व 11 नवंबर की सुबह संपन्न होगा। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं तमाम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जरा सी भी कमी नहीं आई है, बल्कि वैश्विक नेता के तौर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। पाकिस्तान हिंदू परिषद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक सदी पुराने टेरी मंदिर में दिवाली मनाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को परिषद ने प्रांत स्थित करक के तेरी मंदिर में दीपोत्सव मनाने के लिए आमंत्रित किया है। इस मंदिर को पिछले साल एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के नेतृत्व में भीड़ ने तोड़ दिया था और मंदिर में आग लगा दी थी। बाद में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। काबुल पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान ने ऐलान किया है कि देश में खुद का एयरफोर्स होना अनिवार्य है। ऐसे में अब तालिबान ने देश में खुद का एयरफोर्स बनाने का फैसला किया है। देश में सत्ता संभालने के 2 महीने के बाद तालिबान ने देश में वायुसेना बनाने और उसे मजबूत करने की बात कही है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जिन विमानों को थोड़ी बहुत मरम्मत की आवश्यकता थी उन्हें ठीक कर दिया गया है। साथ ही ऐसे कर्मी जो अहम पदों पर थे उन्हें दोबारा शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम ने कहा है कि अमेरिका जलवायु वार्ता में लौटने और इस नई पहल में साझेदारी
करने के लिए उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में वैश्विक ऊर्जा ग्रिड की भारत की पहल का अमेरिका ने समर्थन किया है। भारत ब्रिटेन के साथ अमेरिका ने भी इस पहल में साझेदारी की है। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी की हत्या के इरादे से उनके आवास पर रविवार तड़के हथियारबंद ड्रोन ने हमला किया गया है इससे, और इस हमले में प्रधानमंत्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस हमले में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बगदाद के बेहद सुरक्षित ग्रीन जोन क्षेत्र में हुए हमले में प्रधानमंत्री के 7 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। पाकिस्तान के लाहौर और कराची दुनिया के 4 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा जारी वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तीसरे स्थान पर रहे लाहौर ने पार्टिकुलेट मेंटर रेटिंग 181 दर्ज की। चौथे स्थान पर कब्जा करने वाले कराची ने 163 की पीएम रेटिंग दर्ज की, जिससे दोनों शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं। और इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब बात करते हैं आपकी सेहत की। और हम जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए योग भी एक बहुत बढ़िया जरिया है, जिसे दुनिया भी मान रही है। इसलिए हमेशा हम आपके फिटनेस की बात करते हैं, और आज हम योग में आपको बताने जा रहे हैं ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन। समस्थिति में खड़े हों। अब अपने पैरों में 2 से 2.5 इंच का अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से ऊपर उठाएं। कंधे के स्तर तक लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। हथेलियों को पलटें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर उठाएं। कोहनियां कान के साथ। अब धीरे से एड़ी को ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। ताड़ासन का अभ्यास आपकी पेट की मांसपेशियों को सशक्त करता है, आंतों को लचीला बनाने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। भुजाओं को वापस लाएं। और विश्राम करें। और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 8 नवंबर के नाम क्या बड़ी खास घटनाएं दर्ज हैं। 8 नवंबर वर्ष 1956 में धूमकेतु अरेंड रोलैंड की खोज की गई। इसकी खोज खगोलविदों द्वारा फोटोग्राफिक प्लेटों पर की गई। वर्ष 1956 में इसकी खोज 8वें धूमकेतु के रूप में हुई। इस धूमकेतु की खोज 2 खगोलविदों सिल्विन अरेंड और जॉर्जेस रोलैंड ने की। इसके खोजकर्ताओं के नाम पर ही इसका नाम अरेंड रोलैंड रखा गया। 8 नवंबर वर्ष 2008 में चंद्रयान प्रथम चांद की कक्षा में पहुंचा। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण किया। भारत के चंद्रयान प्रथम मिशन के दौरान भेजे गए शोधयान ने चांद की मिट्टी में पानी होने के सबूत खोजे। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को चंद्रमा पर भेजा गया। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान PSLV XL द्वारा रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन से भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बना। 8 नवंबर वर्ष 2012 से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाने की घोषणा की गई। आज का दिन विल्हेम रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। यह दिन रेडियोलॉजी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है। स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जाते हैं।
हमने जाना आज का इतिहास और अब बात करेंगे उस खबर की जो आपसे जुड़ी है, कहीं ना कहीं आपके सरोकार की है। हम आज बात करेंगे आधार पैन लिंक के बारे में। न्यूज वीक न्यूज में आज हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। आधार और पैन कार्ड दोनों ही काफी जरूरी दस्तावेज हैं, ये हम जानते हैं। कई जरूरी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या फिर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन को करते हैं तो आपके पास पैन कार्ड का होना काफी जरूरी है। इन दिनों कई लोग अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो फौरन करवाइए, क्योंकि देखिए इस सेगमेंट में कि कितना महत्वपूर्ण होता है आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को लिंक करवाना। इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तय कर दी है। अगर आप इस बीच में अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका पैन कार्ड भी इनएक्टिव हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपके ऊपर अधिकतम 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाते हैं तो आपको कई फायदे मिलेंगे। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होने से आपको वेतन लेने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कई कंपनियां सैलरी पर टीडीएस लगाती हैं। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होगा तो कंपनी आपका टीडीएस नहीं काट सकती। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों की जरूरत पड़ती है और बैंक अकाउंट आसानी से खुल जाता है। आयकर रिटर्न भरने में आसानी होती है, क्योंकि इनकम टैक्स भरने के लिए आधार और पैन कार्ड का लिंक होना जरूरी है। किसी बिजनेस या दूसरे कामों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार नंबर लिंक होना जरूरी है। इससे आपको बिजनेस, नौकरी, किसी भी नए व्यापार की शुरुआत, वाहन खरीदने सहित कई कामों में बेहद फायदा मिलता है। अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और पैन कार्ड आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें। इसके साथ ही आप अपने मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी आधार को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं। और अब समय आ गया है चलने का, इजाजत लेने का, और चलते चलते आज के कलाकार से हम आपकी भेंट करवा देते हैं। और आज के कलाकार हैं कच्छपी वीणा वादक चक्रपाणी सिंह। संगीत में परंपरा के साथ प्रयोग को अग्रसर रहते हैं पंडित विदुर मलिक के शिष्य चक्रमणि सिंह। बिल्कुल, संगीत के क्षेत्र में चक्रपाणी सिंह युवा कलाकारों को भी काफी प्रोत्साहित करने की कोशिश लगातार करते हैं। तो आप लीजिए उनके संगीत का आनंद और मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।